बिहार विधानसभा की एक मिनट, नीतीश कुमार पहुंच गए, वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लिया जाए। सर मांझी जी इस्तीफा दे दिए सर। मांझी जी का इस्तीफा हो गया है। अरे थोड़ा सा पीछे आप लोग। लेकिन मैं एक ही त्वरित टिप्पणी करना चाहूंगा। बिहार से पूरी कि हम लोगों ने सदन में बीच में इसी प्रिंसिपल वाला का फैसला बजट कैमरा हटाओ सामने पूछ चाहिए। आज तो और ज्यादा अरे तेजी से भैया थोड़ा सा नीचे कीजिए तो उधर से हटिए थोड़ा सा। पहले होना चाहिए था ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चल सके। इसलिए हम लोगों ने पहले कहा कि 14 दिन के बाद सब कुछ हो रहा है और वह भी अचानक जब सब लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों के सदस्य विधानमंडल परिसर में पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे, तब यह जो कुछ भी हुआ। लेकिन त्याग पत्र दिया है। इस चीज का फैसला बजट सत्र के पहले कर लेना चाहिए और महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रारंभ में इस तर्क से सहमत थे, लेकिन बाद में सब कुछ हुआ। पूरी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इस प्रकार का फैसला अचानक सुनने में आ रहा है। अभी मुझे आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, मैं तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भी आया और इस बीच में यह सब हुआ। लेकिन इसके बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में भी आपको चाहिए। आज जो हम लोगों ने जो बात कही थी वो और ज्यादा हम लोगों का जो स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ है। आज सुबह ये घटनाक्रम तेजी से घटा है, तो यह काम बहुमत का निर्धारण पहले होना चाहिए था ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चलता। तो जो कुछ भी हम लोगों ने पहले कहा, 14 दिन के बाद यह सब कुछ हो रहा है और वह भी अचानक, जब सब लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों के सदस्य विधानमंडल परिसर में पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे, तब यह जो कुछ भी हुआ है। लेकिन त्यागपत्र दिया है और क्या किया है पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, इसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इसके पहले बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज्ड हो गया ना। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि इस चीज का फैसला बजट सत्र के पहले कर लेना चाहिए और महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रारंभ में इस तर्क से सहमत थे, लेकिन बाद में सब कुछ हुआ। पूरी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इस प्रकार का फैसला अचानक सुनने में आ रहा है। अभी मुझे आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, मैं तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भी आया और इस बीच में यह सब हुआ। लेकिन इसके बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। नीतीश कुमार, इसी बात का जिक्र उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात के समय दिया था कि जो अभिभाषण वो पढ़ेंगे, वो अभिभाषण वो कैसे माना जाए कि एक जाती हुई सरकार या जिस सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। इसलिए उन्होंने जिक्र किया था राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कि कम से कम वो अभिभाषण पढ़े जाने से पहले, यानी बजट सत्र शुरू होने से पहले फैसला लें और विश्वास मत क्या है, किसके पास कितने विधायक हैं, इसको तय करना चाहिए। लेकिन अब इस्तीफा चूंकि दे दिया गया है, अब आगे की स्थिति क्या होगी इस पर हर किसी की नजर है। शहनवाज जी, बीजेपी वहां पर जो यूनिट है हमारे तैयारी कर रहे हैं कि वहां से कोई मिल जाए, लेकिन
अच्छा, शहनवाज जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएं, अब अरुण रंजन जी, अब आगे का रास्ता किधर जाता है? मैं अपनी बात कंक्लूड कर लूं। हाँ, क्योंकि आपका जवाब देने के लिए शहनवाज जी चले कोई बात नहीं, हम एक लाइन आपके दर्शकों के लिए भी जरूरी सूचना है कि वहां ये व्यवस्था नहीं थी। और दिलचस्प बात यह है कि राज्यपाल महोदय ने बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड को कॉपी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आप गुप्त मतदान कराइए। तो स्पीकर ने उनसे पता नहीं क्या कहा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन गुप्त मतदान की मांग रखना, अनुरोध करना स्पीकर से एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का, यह बड़ा अजीब सा है। पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, ये बात सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार की बात में ध्यान से सुन रहा था कि अभिभाषण वो चाहते थे विश्वास मत से पहले। ये कैसे संभव है? जिस सरकार को माननीय हाई कोर्ट कह चुका है कि आप नीतिगत फैसले नहीं ले सकते जिसमें आर्थिक प्रावधान हो, उस सरकार के बारे में आप जानते हैं कि 12 विधायकों का समर्थन प्राप्त है अभी तक, उसको और नहीं बढ़ रहे हैं। आप स्वयं कह रहे हैं, शाहनवाज साहब कह रहे थे कि गुप्त मतदान की जरूरत थी ताकि दल बदल हो सके। इसका मतलब यही है, यानी दल बदल से सरकार बचाने की कोशिश के तर्क पर टिकी सरकार का आप अभिभाषण पढ़ेंगे। एक ऐसा अभिभाषण जो उसने तैयार किया है, मैंने सुना है बहुत लंबा चौड़ा था। तो ये मुझे लगता है आदरणीय त्रिपाठी जी जो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनका भी इस मामले में थोड़ा सा जो रोल है संदिग्ध है। और ये काम पहले वो करा सकते थे विश्वास मत का। ये मामला इस्तीफे पर आ गया है, अब इस्तीफा चूंकि हो चुका है। और रंजन जी, अब आगे की राजनीति कहां जाती है जीतन राम मांझी को लेकर? ये लड़ाई, पहली बात यह है कि ये लड़ाई एक वोट बैंक की, ब्रैकेट में कैप्टिव वोट बैंक की या कैप्टिव वोट बैंक बनाने की लड़ाई थी। अति पिछड़ा का वोट बैंक बनाने या अपने प्रतिद्वंदी के लिए उसको बिगाड़ने की लड़ाई थी। इसका तात्कालिक कोई आकलन अभी तुरंत हो नहीं सकता है कि किसको फायदा होगा कि नहीं होगा। एक दूसरी बात है कि अरविंद केजरीवाल के उदय के बाद पूरे देश में एक संदेश गया, नई राजनीति, नए लोग, नई राजनीति, नए ढंग। इसका पहला लाभ बीजेपी को मिला और मांझी में भी थोड़ा थोड़ा केजरीवाली रंग एक 2-4 दिन के लिए आया। अगर उनके पास अच्छे, मतलब एक तरह से कहिए सलाहकार होते तो शायद उस राजनीति को वो आगे खेपते। या नीतीश कुमार जो अब कह रहे हैं कि मैं केजरीवाली गेम खेलूँगा, ये सब दूसरी बातें हैं। लेकिन मुख्य बात जो मुझे लगता है कि इसमें दिल्ली और पटना में एक तरह का साम्य है, वो साम्य बहुत गंभीर है कि नई राजनीति अब पता नहीं उससे लाभ उठाने वाली नेशनल पार्टी को रास आ रही है कि नहीं। दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद हिंदी बेल्ट के जो सामंती ढंग की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उनको ये राजनीति रास आएगी कि नहीं आएगी। कहीं ना कहीं मिलजुल के एक स्वच्छ राजनीति, एक डेमोक्रेटिक राजनीति, एक संसदीय प्रणाली की राजनीति को इस पूरे नहीं, अरुण जी, आप ये संकेत दे रहे हैं कि जो नई राजनीति जिस रूप में दिल्ली में हुई है, क्या उसको ना आगे बढ़ने दिया जाए, इसके लिए हर राजनीतिक दल एक साथ खड़ा होने को तैयार है? इस पूरे प्रकरण में उस राजनीति के प्रति बहुत ही छुपी हुए परहेज का भाव है और उस राजनीति को कहीं हिंदी इलाके में टिकने नहीं देने का भी भाव है। इसका विक्टिम, इसका लाभ अति पिछड़ा वोट बैंक किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, बाद की बात है। मांझी क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये बाद की बात है। जो नई राजनीति है, उसकी जो आहट है, उसको इस पूरे प्रकरण ने बिहार में बहुत कस के कुचला है। और इसमें दोनों पार्टियों का, दोनों जो पार्टियां हैं, उन दोनों पार्टियों का मिला जुला हम एक शहनवाज जी से इस पे जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि नई राजनीति को उद्घोष करते हुए लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था नरेंद्र मोदी भी निकले थे, वो जाति संप्रदाय का जिक्र नहीं करके विकासवाद का नारा लगा रहे थे। और शहनवाज जी, और दिल्ली में जो भी हुआ, इसके जो रिफ्लेक्शंस लोग देखना चाह रहे हैं, क्या बिहार के भीतर बीजेपी झटके में उस गेम प्लान में फंस नहीं गई जो अगर वो खुद को बाहर रखती, दूर से देखती पूरा तमाशा, तो उसके लिए ज्यादा लाभदायक होता? ऐसा लगता नहीं है आपको? देखिए, पहले तो मैं नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया दे दूं कि उनके महादलित प्रेम का पर्दाफाश हो गया है। उनका महादलित प्रेम पूरी तरह से हम एक दृश्य दिखला रहे हैं स्क्रीन पर, 1 मिनट शहनवाज जी। ये दृश्य विधानसभा के भीतर का है, जहां पर अब वहां पर चूंकि कोई कार्रवाई होगी नहीं, चूंकि इस्तीफा हो चुका है, तो अपना विश्वास मत का जिक्र होगा। और ये अब बजट सत्र कब से शुरू होगा, उससे पहले क्या कार्रवाई होती है, अब सब चीज खाली हो चला है वहां पर, और तमाम विधायक जो बैठे थे अंदर वो भी बाहर निकल रहे हैं। जी शहनवाज जी, आप कह रहे हैं। और
हम लोगों ने, क्योंकि जब शुरू में उनका मांझी जी का इस्तीफा हुआ था और आपके लाइव प्रोग्राम में ही ये खबर आ गई, तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से, क्योंकि सदन पहले 20 तारीख को बुला दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी कहती थी जब सदन बुला लिया गया है तो उस दिन सब वो साबित कीजिए। और ये जदयू का अंदरूनी मामला था, मांझी जी के पास बहुमत है कि नीतीश जी के पास, लेकिन हमने जो फैसला लिया था, जिस राजनीति की अभी बात हो रही है, हमने तय किया कि एक महादलित समाज को ये संदेश न जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। हमने मजबूती से उनका साथ दिया, उनके पास बहुमत होता तो वो साबित करते। तो इसमें बीजेपी की कोई केंद्र की और राज्य की राजनीति नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जी का महादलित प्रेम एक्सपोज हो गया है, पर्दाफाश उसका हो गया है। जहां तक राजनीति का दिल्ली का सवाल है, जो रंजन जी ने बहुत सही सवाल उठाया कि वहां पर बिहार के अंदर, तो देखिए बिहार के अंदर मैंने शुरू में आपको कहा था कि बिहार में आज भी नरेंद्र भाई की बहुत बड़ी हवा में भी बिहार के अंदर वोटिंग पैटर्न वो नहीं है जो पैटर्न और जगह होता है। यानी 32 में 31 जीतते हैं और 8 में 0 जीतते हैं, और कई जगह वोटों में नीतीश कुमार जी 2 सीट जीतते हैं, लेकिन कई सीटों पर महादलित समाज में उनका एक वोट है। अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह लालू यादव जी पे डिपेंड है, इसलिए दिल्ली से जब भी जो मैंने केसी त्यागी जी से सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब वो कश्मीर पे ले गए थे, वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज लड़ाई में है। जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और नीतीश कुमार पूरी तरह अब खोखले हो चुके हैं, वो लालू यादव पर डिपेंड हो चुके हैं। वो लालू यादव के हाथ की कठपुतली बनकर ही बिहार में उनको काम करना पड़ेगा, ये जग जाहिर है, क्योंकि लालू यादव समर्थन देंगे और लालू यादव समर्थन के बदले में उनसे कुछ नहीं चाहेंगे, ये कल्पना के बाहर है। उमेश जी भी जानते हैं और रंजन साहब भी जानते हैं और अमित शाह जी भी जानते हैं कि लालू यादव सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर किसी सरकार का समर्थन नहीं करते। नहीं शाहनवाज जी, इसका मतलब है जो जिक्र नीतीश कुमार कर रहे थे, बिहार में फिर से आतंक और जंगल राज की छाया अब आ जाएगी। जी शाहनवाज जी, जो पहली प्रतिक्रिया नीतीश जी की थी, इसके तुरंत बाद हम सुनाने भी जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे उससे पहले प्रतिक्रिया चाहते हैं कि वो कह रहे थे बजट सत्र शुरू होने से पहले अगर हो जाता ये सब कुछ तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अभिभाषण राज्यपाल को पढ़ना होता है और राज्य की दिशा उसके निर्धारित होती है। मांझी साहब कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी अभिभाषण, तो ये सारी चीजें जो आप लोग इसके संवैधानिक स्थितियों को नहीं समझ पा रहे थे, जो आपने कल रात व्हिप जारी करवा दिया। नहीं, तो इसलिए जदयू संवैधानिक स्थिति बताने को तैयार है नीतीश कुमार जी। उनको किसने कहा था कि बजट सत्र के 10 दिन पहले ये सब ड्रामा शुरू कर दीजिए, पॉलिटिकल ड्रामा? अगर उनको यही बजट की बड़ी चिंता है, बड़ी संविधान के प्रेमी आदमी हैं, तो उनको पहले ही 1 महीना पहले ही करना चाहिए था। जब हाउस बुला लिया गया तो बीच में निर्णय क्यों किया? जिम्मेदारी क्या राज्यपाल जी की है? नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी नहीं है कि 20 तारीख से हाउस सम्मन हो गया और 20 हाउस सम्मन होने के बाद उनके मन में इच्छा हो गई नहीं बजट तो मैं पढ़ूंगा, मैं बजट पढ़ूंगा। ये बचपना वाली बात क्यों की उन्होंने? इस पर क्यों नहीं चर्चा करते आप? नहीं, लेकिन शाहनवाज भाई एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप इस पे देखें, जिस सरकार का अभिभाषण राज्यपाल जी को आज पढ़ना था वह सरकार संदिग्ध थी, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं था। तभी माननीय राज्यपाल ने उसको कहा कि आप अपना विश्वास मत लीजिए, और हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई फैसलों पर। ऐसे में एक सरकार जिसको अल्पमत में होने का काफी हद तक आशंका जिस पर है, जिसको कहा जा रहा है कि आप विश्वास लीजिए, उसी का भाषण आप पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे भाई? और क्यों नहीं आप हाउस समन होने से पहले दो दिन का एक हाउस बुला सकते हैं? भारत के राज्यों में ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, आंध्र प्रदेश है और भी कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। देखिए मैंने जो सवाल खड़ा किया उस सवाल पर भी कृपया चर्चा कर लें। हमने कहा कि जब बजट, नीतीश कुमार जी के मन में इच्छा कब जगी? पहले से चर्चा थी कि मकर संक्रांति पर कोई निर्णय होगा, फिर लालू जी नीतीश जी में मामला फंस गया, आधे ऑफिसर हम भेजेंगे, डीएम मेरा, एसपी तुम्हारा, ये सब बहुत सारी डील हुई है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप स्टूडियो में इसको समझ रहे हैं। और मकर संक्रांति पर नीतीश कुमार जी बीमार हो गए, लालू जी के यहाँ गए नहीं। हम 1 मिनट, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का शाहनवाज जी आप जिक्र जो बात कर रहे हैं, मनीषा प्रियम जी, हम आपसे उसमें एक चीज जोड़ते हुए पूछेंगे। नीतीश कुमार की पहली आवाज सही मायने में जिस दिन दिल्ली के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आया था उस दिन आई,
और जिस दिन चुनाव परिणाम आए उस दिन वो दिल्ली रवाना होकर आ गए। क्या वो दिल्ली की परिस्थितियों को बिहार से जोड़ते हुए अपने अनुकूल करना चाह रहे थे? मनीषा जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि नीतीश कुमार के पीछे कुछ जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम रहे हैं, वो दिल्ली में कौन सा कदम चला जा रहा है। दिल्ली में जब नेशनल इलेक्शंस हुए और मोदी की दावेदारी ठोकी गई तो उन्होंने उसका विरोध किया। दिल्ली में इस बार स्थानीय चुनाव हुए तो इस बार उनका जो पूरा कदम था वो ये स्पष्ट रूप से ये दिखला रहा था कि पूर्वांचली मतदाताओं का सेट फ्री हो जाना, पूर्वांचली मतदाता एक तरह से बंधन मुक्त हो गए। तो इस बाजी में वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड और पूर्वांचलियों को लेकर वो आगे बढ़ जाएं। लेकिन आप देखिए कि बिहार की स्थानीय जो स्थिति है वो कहीं ज्यादा भिन्न है, चाहे वो भारत को हम देख लें या दिल्ली की भी जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उनसे कहीं ज्यादा भिन्न है। बिहार में यह दिखता है कि राजनीति ही रूल सुप्रीम करती है। वैसे तो हम मानते हैं कि गवर्नर या विधानसभा का पटल ये सब औपचारिक स्थल मानते हैं राजनीतिक कार्यक्रम के, लेकिन आप हर जगह देखिए कि राजनीति की जो नोच खसोट है वो राज्यपाल के दरवाजे तक है। विधानसभा का जॉइंट सेशन या विधानसभा के खुलने वाला सत्र जब महामहिम अपना अभिभाषण रखते हैं, ये सब बातों पर एकदम कार्यवाही का पर्चा जो है वो उछाला जा रहा है और एक तरह से जो दो दल जो है वो खेमे बंद हो चुके हैं और चुनावी रणनीति जो है उसकी उद्घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण की बजाय की जा रही है। तो इस स्टेट में अब ये भी चिंता नहीं है कि बजट भी हम सम्मिलित रूप से पास कर दें। उस स्टेट में आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक मंशा जो है वो बजट की मंशा से भी कहीं ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल ने तो कम से कम बजट पास करके इस्तीफा किया था, यहां वो भी मंशा नहीं दिखती है। चलिए हम एक छोटे से ब्रेक के बाद ये बताते हुए लौट रहे हैं कि मुख्यमंत्री मांझी ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद से बजट सत्र टल गया है। कुछ देर के बाद मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यह जानकारी भी आ रही है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यह भी जानकारी आ रही है। बिहार में इस्तीफे के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़ी मात्रा में प्रतिक्रिया, खुद नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया। हम सबसे पहले आपको नीतीश कुमार की वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं जो तुरंत इस्तीफे के बाद दी गई थी। उसके बाद इंतजार हो रहा है कि बीजेपी की वहां पर क्या प्रतिक्रिया है। लालू यादव ने कहा है इन सबके बीच कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार का क्या कहना है पहले इसे सुन लीजिए। पहले होना चाहिए था ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चल सके। उसमें हम लोगों ने पहले कहा कि 14 दिन के बाद सब कुछ हो रहा है और वो अभी अचानक जब हम लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों के सदस्य विधानमंडल परिसर में पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे, तब यह जो कुछ भी हुआ, लेकिन त्याग पत्र दिया है और क्या किया है पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन इससे पहले बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज हो गया ना। हम लोग तो बार बार कह रहे थे इस चीज का फैसला बजट सत्र के पहले कर लेना चाहिए और महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रारंभ में इस तर्क से सहमत थे, लेकिन बाद में सब कुछ हुआ। पूरी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इस प्रकार का फैसला अचानक सुनने में आ रहा है। अभी मुझे आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, मैं तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भी आया और इस बीच में यह सब हुआ। लेकिन इसके बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में भी आपको। इस्तीफा दिया गया और इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है राज्यपाल के जरिए और मुख्यमंत्री अब बिहार में फिलहाल कोई नहीं है। तो मांझी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। शहनवाज जी, अब कोई मुख्यमंत्री नहीं है और ये रास्ता अब आपको कहां ले जाता है? आप एक वक्त न्याय के साथ खड़े थे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि आपने तो महादल, लेकिन लग ऐसा रहा है कि बिहार की पूरी राजनीति महादलित वोट बैंक के इर्द गिर्द हर राजनीतिक दल को लाकर खड़ा कर चुकी है और उसमें अब बीजेपी भी कूद गई है। आगे का रास्ता? नहीं, देखिए हम तो बिहार में सत्ता की जोड़ तोड़ कभी हमने की नहीं। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब नीतीश कुमार हमसे अलग हुए थे और हमसे अलग होने के बाद हम चाहते तो जोड़ तोड़ तब कर सकते थे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते थे। तब लालू यादव भी उनके साथ नहीं थे और बाद में तो उन्होंने लालू यादव की पार्टी को भी तोड़ने का काम किया, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ने का उन्होंने काम किया। यहाँ पर उर्मिलेश जी इसके गवाह बैठे हैं
कि लोजपा को नीतीश कुमार जी ने तोड़ा, हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने पहले की, फिर लालू यादव की पार्टी को तोड़ा और स्पीकर ने मान्यता दे दी, फिर लालू यादव के लोगों ने स्पीकर के घर पर पत्थर बरसाए, आज भी मुकदमा दर्ज है, और उनके 4 विधायक को एमएलसी बना के राज्यपाल कोटे से मंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो जनता पे यकीन रखती है। हम लोकसभा में जनता के बीच में गए थे, जब भी विधानसभा का चुनाव होगा हम जनता के बीच में जाएंगे और हम जीतेंगे। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है उसको पराजित करके बिहार के अंदर दिखाएंगे। लेकिन हालात तो देखिए शहनवाज जी, 8 एम्बुलेंस खड़ी है बिहार विधानसभा के बाहर, 4 अस्पताल हाई अलर्ट पे कर रखे गए हैं। ये मैसेज क्या है देश के लिए? ये मैसेज क्या होगा? जिस तरह आरजेडी जेडीयू के लोग जिस तरह का माहौल बना रहे थे, आपने देखा नहीं? आपने फुटेज तो देखा ही कि वो विधानसभा के गेट पे खड़े थे, तो हंगामा उनका करने का इरादा था। तो जो सरकार होती है वो अलर्ट करके तो रखती है, खुदा का शुक्र है कुछ हुआ नहीं, लेकिन नहीं तो बिहार को दाग नहीं लगा, नहीं तो आरजेडी जेडीयू के लोग तो दाग लगाने में माहिर हैं। क्या ये चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए कदम है? और 2010 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त जनता ने जिन्हें वोट दिया था वो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी, आमने सामने, बीजेपी एक तरफ, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड। और चुनाव के वक्त जो धुर विरोधी थे वो अब एक साथ, मत कहिए जनता नहीं, उस समय आप लोग साथ थे, बीजेपी और जनता दल लालू जी नीतीश जी। हाँ, उस समय साथ थे। बीजेपी वर्सेस लालू जी नीतीश जी। हाँ नहीं, अब ना हो गया, लेकिन उस समय 2010 में आप और नीतीश एक साथ खड़े थे। यही है, पिछले कई महीनों से एग्जैक्टली कई महीनों से है। लेकिन हम उस वोटर को जब दोबारा 6 महीने के बाद मौका मिलने वाला है तो उसे क्या समझ में आ रहा होगा कि 2010 की तमाम स्थितियां बिल्कुल उलट गई है। जिस जंगल राज का जिक्र नीतीश कुमार करते थे, आज वो वोटर को यह समझ में आएगा कि लोकसभा के चुनाव में भी लालू जी नीतीश जी अलग थे। ये पहला चुनाव होगा जिसमें नीतीश जी बने लालू यादव जी को गाली दे देकर कि आतंक राज है, जंगल राज है और हमको मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी साथ थी। अब नीतीश जी जाएंगे 2 फोटो लेके। हम लौट रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि बिहार की राजनीति यही नहीं थमेगी, क्योंकि लालू यादव की भी अपनी महत्वाकांक्षा बहुत आगे की है। नीतीश कुमार उसमें कैसे फिट बैठेंगे? नीतीश कुमार जितने कमजोर हो गए हैं वो बिना कांधे पर सवार होकर लालू यादव के आगे राजनीति कैसे करेंगे? बीजेपी किस चेहरे को सामने लेकर आएगी? हम सब बातों को करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।